India needs a progressive policy on Myanmar. In this article, we will discuss what type of policy India needs related to Myanmar. What is issue? In July month, the Myanmar junta ended the country's state of emergency and called for elections in December. म्यांमार के अंदर लास्ट मंथ जनता ने, जो कि वहाँ का मिलिट्री है, उसने स्टेट के अंदर इमरजेंसी एंडेड करने का डिक्लेयर किया एंड दिसंबर मंथ में इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए उसने डिसीजन टेकिंग किया है. मिलिट्री इन म्यांमार विच ओवरथ्रू द इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट इन February 2021 कंटिन्यू टू किल मेन एंड डिस्प्लेस इट्स ओन पीपल. म्यांमार के अंदर मिलिट्री ने 2021 में इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट को ओवरथ्रू किया था एंड उसके बाद कंटिन्यू सिविलियन का किलिंग इन्होंने किया एंड पीपल को डिस्प्लेस करने का भी इन्होंने काम किया. इंडिया हैज स्टिल फास्टली मेंटेन फॉर्मल रिलेशंस विद दिस रीजन व्हिच हैज सो फार मर्डर्ड मोर देन 5000 पीपल एंड डिस्प्लेस्ड सम 2.5 मिलियन पीपल. इंडिया ने जो मिलिट्री रूल था म्यांमार के अंदर, उस मिलिट्री रूल के साथ भी अपने जो रिलेशंस थे, फॉर्मल रिलेशंस मेंटेन करके रखे और इस मिलिट्री रूल ने म्यांमार के अंदर मोर देन 5000 पीपल का मर्डर किया एंड अबाउट 2.5 मिलियन पीपल को डिस्प्लेस किया. 2021 मिलिट्री coup एंड द सिविलियन आर्म्ड स्ट्रगल इन मणिपुर. ये म्यांमार होना चाहिए था. म्यांमार के अंदर 2021 में मिलिट्री coup हुआ और सिविलियन आर्म्ड स्ट्रगल कंटिन्यू तब से लेकर अब तक यहाँ पर चल रहे हैं. मिलिट्री coup इन 2021. Aung San Suu Kyi's National League for Democracy victory in the 2020 elections sparked concern among the military. 2021 में आंग सांग सूकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD का यहाँ पर विक्ट्री होता है और ये मिलिट्री के लिए एक कंसर्निंग बन जाता है. इट मीन मिलिट्री इस विनिंग को लाइक नहीं करता है. द मिलिट्री alleged electoral fraud and staged a coup in February 2021. मिलिट्री ने इलेक्टोरल फ्रॉड से रिलेटेड एलिगेशंस लगाए एंड February 2021 में एक कूप को यहाँ पर स्टेज किया गया मिलिट्री के द्वारा. आंग सान सू की एंड अदर लीडर्स वर डिटेन्ड स्पार्किंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड अ वायलेंट मिलिट्री क्रैकडाउन. आंग सान सू की और उसके अदर लीडर्स को डिटेन कर लिया जाता है, वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट किए जाते हैं एंड अ वायलेंट मिलिट्री क्रैकडाउन यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं. एंटी जनता आर्म्ड स्ट्रगल. Various ethnic armed organizations, EAOs, and People's Defense Forces (PDFs) intensified their resistance against the military regime, resulting in escalating conflict across the country. 2021 में जैसे ही मिलिट्री डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो जाता है, वेरियस एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड पीपल्स डिफेंस फोर्सेस, इट मींस EAOs एंड PDFs का यहाँ पर मिलिट्री रिजाइम के अगेंस्ट रेजिस्टेंस इंटेंसिफाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे कंट्री के अंदर कॉन्फ्लिक्ट एक्सकेलेट हो जाते हैं. ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट इन म्यांमार. म्यांमार के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट किस तरह से कंटिन्यू चलता रहा. नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फेज. स्टार्टिंग में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फेज के तौर पर देखा जाता है. म्यांमार गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1948. द कंट्री एस्टैब्लिश्ड अ डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. म्यांमार ब्रिटिश रूल से 1948 में इंडिपेंडेंस गेन कर लेता है. इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद म्यांमार के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो कि डेमोक्रेसी के बेस पर था, इस्टेब्लिश किया जाता है. फर्स्ट फेज ऑफ ए मिलिट्री रूल. इन 1962 जनरल नी विन स्टेज ऑफ कूप डिफेड एस्टेब्लिशिंग अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप. 1962 में पहली बार यहाँ पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप स्टार्ट होती है जनरल नी विन की लीडरशिप में. द बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी बिकेम द कंट्रीज सोल पॉलिटिकल पार्टी. मिलिट्री डिक्टेटरशिप के बाद म्यांमार के अंदर BSPP, बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी, ये म्यांमार की सोल पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है. फिर जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट विद इन द मिलिट्री, मिलिट्री के अंदर भी कुछ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. इन 1988 जनरल सवा मोंग सीज कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ओवरथ्रोइंग द BSPP ड्यू टू वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक डिक्लाइन एंड करप्शन. 1988 में गवर्नमेंट का कंट्रोल जनरल सवा मोंग सीज कर लेता है और BSPP को कुछ इकोनॉमिक डिक्लाइन एंड करप्शन की वजह से ओवरथ्रो कर दिया जाता है. हाउ द मिलिट्री कंटिन्यू टू रूल अंडर द स्टेट पीस एंड डेवलपमेंट कंट्रोल काउंसिल. यहाँ पर अभी जो 1988 में हम देख रहे हैं जनरल सामोंग, ये भी एक तरीके का मिलिट्री रूल ही होता है, बस यहाँ पर चेंज किया जाता है. BSPP को यहाँ पर ओवरथ्रो कर दिया जाता है. इसकी जगह पर अब SPDC स्टेट पीस एंड डेवलपमेंट काउंसिल यहाँ पर लेकर आया जाता है. फेज ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन. इन 2010 द SPDC हेल्ड इलेक्शंस paving the way for a quasi-civilian government. 2010 में SPDC स्टेट पीस एंड डेवलपमेंट काउंसिल यहाँ पर इलेक्शंस कंडक्ट कराता है और इलेक्शन कंडक्ट कराने के बाद क्वासी सिविलियन गवर्नमेंट का जो
वे होता है वो सेट किया जाता है। आंग सान सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी वॉन द 2015 इलेक्शन। 2015 में भी इलेक्शन होते हैं और इस इलेक्शन में आंग सान सू की जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी एनएलडी होती है, इसकी यहाँ पर विनिंग होती है। इशू ऑफ मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजी इन इंडिया। इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा इशू है वो रिफ्यूजीज का मैसिव इन्फ्लक्स है। Massive influx of refugees in India. Current ongoing armed struggle between the military junta and the People's Defense Forces in the Chin region, Sagaing region, have led to massive influx of refugees in India, especially in Mizoram and Manipur. बिकॉज म्यांमार के अंदर लॉन्ग टाइम से मिलिट्री जनता एंड पीडीएफ के बीच में बहुत ज़्यादा आर्म्ड स्ट्रगल चल रहे हैं। इसकी वजह से रिफ्यूजीज का इंडिया में मैसिव इन्फ्लक्स हुआ है, स्पेशली इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मिजोरम एंड मणिपुर के अंदर। दिस इमर्ज्ड एज अ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार एज दीज हैव बीन लिंक्ड टू द वायलेंट एथनिक क्लैशेस, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग। मैसिव इन्फ्लक्स जो हो रहा है इंडिया और म्यांमार के बीच में, इसने टेंशंस को इमर्ज किया है बिकॉज इस मैसिव इन्फ्लक्स की वजह से भी कुछ एथनिक क्लैशेस, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग जैसी एक्टिविटीज इंडिया के अंदर बढ़ रही हैं। 95,600 refugees from Myanmar had moved into India, according to UN High Commissioners for Refugees estimates as of December 31, 2024. Approximately 95,600 refugees from Myanmar had moved into India. यूएन हाई कमिश्नर के अकॉर्डिंग दिसंबर 2024 तक इंडिया के अंदर म्यांमार की तरफ से अबाउट 95,600 रेफ्यूजीज का माइग्रेशन हुआ। ऑफ दीज अबाउट 73,400 रेफ्यूजीज रिपोर्टेडली रीच्ड इंडिया आफ्टर द रिसेंट मिलिट्री coup। रिसेंट मिलिट्री coup के बाद इंडिया के अंदर अबाउट 73,400 रेफ्यूजीज इंडिया के अंदर रिपोर्ट किए गए। पोरस बॉर्डर आर डिफिकल्टी, बिकॉज इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है वो काफी पोरस है, ये भी एक डिफिकल्टी है। ड्यू टू द पोरस बॉर्डर इट इज डिफिकल्ट टू एक्यूरेट एस्टिमेट द नंबर ऑफ म्यांमार रेफ्यूजीज इन इंडिया। इंडिया के अंदर नंबर ऑफ रिफ्यूजीज को एस्टिमेट करना इसलिए भी डिफिकल्ट है क्योंकि इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है वो काफी पोरस बॉर्डर है। द इन्फ्लक्स ऑफ म्यांमार रेफ्यूजीज हैज जनरेटेड डाइवर्स रिस्पॉन्सेज इन इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, रिफ्यूजीज का जो इन्फ्लक्स हो रहा है, उनका कोई डाइवर्स रिस्पॉन्स है। कुछ लोग चाहते हैं कि ये जो रिफ्यूजीज आए हैं ये उनके रिलेटिव हैं, और सभी लोगों के इस पर डाइवर्स रिस्पॉन्स है। कंसिडरेबल एम्पैथी फॉर द रिफ्यूजीज बाय नॉर्थ ईस्टर्न। In Mizoram, various civil society organizations and the state government has shown considerable empathy for the refugees due to their shared ethnic identity. शेयर्ड एथनिक आइडेंटिटी की वजह से नॉर्थ ईस्टर्न के कुछ स्टेट सच एज मिजोरम इन रिफ्यूजीज के प्रति कुछ इम्पैथी शो कर रहे हैं। डिस्टर्बिंग द फ्रेजाइल एथनिक बैलेंस इन मणिपुर। मणिपुर के अंदर जो एथनिक बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। इन मणिपुर देर आर कंसर्न दैट द इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज इज डिस्टर्बिंग द फ्रेजाइल एथनिक बैलेंस एंड हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट वेरिएबल इन द मैती-कुकी कॉन्फ्लिक्ट। मणिपुर जैसे स्टेट के अंदर फ्रेजाइल एथनिक बैलेंस यहाँ पर डिस्टर्ब हुआ है, और मणिपुर के अंदर जो मैते कुकी कॉन्फ्लिक्ट हैं, इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो कहीं ना कहीं इन इन्फ्लक्स की वजह से ही इंक्रीज हो रहे हैं। शुड एफएमआर बी एबोलिश? एफएमआर में फ्री मूवमेंट रिजीम, क्या इसको एबोलिश कर देना चाहिए? एफएमआर शुड बी एबोलिश्ड टू मेंटेन इंटरनल सिक्योरिटी एंड टू मेंटेन द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बॉर्डरिंग म्यांमार। फ्री मूवमेंट रिजाइम का जो सिस्टम है इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए उसको अबोलिश कर देना चाहिए। साथ ही इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्री मूवमेंट रिजाइम एफएमआर। इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया देर आर मैनी एथनिक ग्रुप्स सच एज मिजो, चिन, कुकी दैट इनहैबिट both sides of the India-Myanmar border and share a strong community and familial ties. नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स सच एज मिजो, चिन, कुकी लिविंग करती हैं, जो कि इंडिया म्यांमार बॉर्डर के दोनों साइड में लिविंग करती हैं, और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एंड फैमिलियल टाइज ये कम्युनिटी शेयर करती हैं। रिकॉग्नाइजिंग दीज एथनिक इंटरेक्शंस, द गवर्नमेंट ऑफ बोथ कंट्रीज इंस्टीट्यूटेड अ फ्री मूवमेंट regime FMR after independence for the people within 40 km on either side of the India-Burma border, which was subsequently reduced to 16 km। जो शेयर्ड कम्युनिटी है दोनों साइड में, म्यांमार और इंडिया बॉर्डर के दोनों साइड में, इनके एथनिक इंटरेक्शंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए दोनों गवर्नमेंट ने फ्री मूवमेंट रिजाइन इंस्टीट्यूट किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। और स्टार्टिंग में 40 किलोमीटर बॉर्डर एरियाज के लिए ये स्टार्ट किया गया था, बाद में इसको रिड्यूस करके 16 किलोमीटर कर दिया गया। इट मीन्स इंडिया म्यांमार बॉर्डर के 16 किलोमीटर के अंडर
ये जो कम्युनिटी हैं जो अपना शेयर एथनिक सिस्टम शेयर करती हैं, ये 16 किलोमीटर के अंडर मूवमेंट कर सकते हैं। द FMR allowed people in the designated areas to move across the border without any paperwork such as visas। FMR के लिए किसी टाइप के पेपर वर्क या वीजा की जरूरत नहीं है, वो बॉर्डर एरियाज में एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रेवल कर सकते हैं। एडिशनली अ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज border huts were established to encourage local cross-border trade and promote livelihood। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड लाइवलीहुड को प्रमोट करने के लिए वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बॉर्डर एरियाज में स्टार्ट की गई, सच एज बॉर्डर हर्ट्स यहाँ पर एस्टेब्लिश किए गए। इन मणिपुर देयर आर कंसर्न दैट द इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज इज डिस्टर्बिंग द फ्रेजाइल एथनिक बैलेंस एंड हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट वेरिएबल इन द मैते कुकी कॉन्फ्लिक्ट। मणिपुर के अंदर रिफ्यूजीज का जो इन्फ्लक्स हुआ है, इसकी वजह से फ्रेजाइल एथनिक बैलेंस जो मणिपुर का है वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है, और इसकी वजह से मैते कुकी कॉन्फ्लिक्ट रेज हुआ है मणिपुर के अंदर। व्हाट इज अर्जेंट रिक्वायरमेंट? अर्जेंट रिक्वायरमेंट क्या है? नंबर नीड टू अरेस्ट कंसोलिडेशन ऑफ अनहेल्दी रिलेशंस। दोनों कंट्रीज के बीच में है जो अनहेल्दी रिलेशंस हैं उसको कंसोलिड अरेस्ट करने की जरूरत है, उसको प्रिवेंट करने की जरूरत है। टू इंश्योर पीस इन द रीजन द कंसोलिडेशन ऑफ अनहेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप एंड आर्म्ड ग्रुप अक्रॉस द बॉर्डर नीड टू बी अरेस्टेड। फॉर दिस इट इज इंपेरेटिव टू एंगेज वेरियस एथनिक ऑर्गेनाइजेशन इन म्यांमार। म्यांमार के अंदर जो वेरियस एथनिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ हमें एंगेज करने की जरूरत है। नंबर 2, नीड टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ। ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ प्रोवाइड करने की नीड है। There is also an urgent need to provide increased humanitarian relief and, in long run, develop healthcare and educational infrastructure in Myanmar and near the border with Manipur and Mizoram in India। इंडिया को चाहिए कि म्यांमार से जो भी इन्फ्लक्स हो रहा है ह्यूमैनिटेरियन नीड उन्हें प्रोवाइड करें। साथ ही इंडिया और म्यांमार दोनों कंट्रीज जो हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और बॉर्डर एरियाज में डेवलप करें। नंबर 3, मूव टुवर्ड्स अ मोर फेडरल डेमोक्रेटिक पॉलिटी। दोनों कंट्रीज को चाहिए कि फेडरल डेमोक्रेसी डेवलप करने के लिए म्यांमार के अंदर कोशिश करें। इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द सेलेक्ट नेबर्स ऑफ म्यांमार मस्ट नर्च ऑल द स्टेक होल्डर्स इन दैट कंट्री टू मूव टुवर्ड्स अ मोर फेडरल डेमोक्रेटिक पॉलिटी। इंडिया के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि म्यांमार के जितने भी नेबर्स हैं उनके कोलैबोरेशन के साथ म्यांमार के अंदर मोर फेडरल डेमोक्रेटिक पॉलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए कोशिश करना चाहिए। इंडिया नीड्स अ मोर प्रोग्रेसिव वैल्यू ड्राइवन म्यांमार पॉलिसी। इंडिया को मोर प्रोग्रेसिव वैल्यू ड्राइवन म्यांमार पॉलिसी फॉलो करने की जरूरत है। इंडिया नीड्स अ मोर प्रोग्रेसिव वैल्यू ड्राइवन म्यांमार पॉलिसी दैट वर्क्स इन फेवर एंड नॉट अगेंस्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट। इंडिया ऐसी प्रोग्रेसिव वैल्यू ड्राइवन म्यांमार पॉलिसी फॉलो करे जिससे इसके नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहें, इसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। दिस न्यू पॉलिसी शुड हैव टू की पिवोट्स नेमली डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। इंडिया के द्वारा फॉलो की जाने वाली पॉलिसी के 2 पिवोट होने चाहिए, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। इट मीन्स म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी स्टेब्लिश होना चाहिए, ह्यूमन सिक्योरिटी का वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट देयरफॉर नीड्स टू टेक 4 इंटरलॉकिंग स्टेप्स इमीडिएटली। इंडिया को 4 इंटरलॉकिंग स्टेप्स इमीडिएटली फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, India needs to use its credentials as the largest federal democracy in the region to sharpen its influence in the Myanmar। बिकॉज इंडिया का लार्जेस्ट फेडरल डेमोक्रेसी के तौर पर क्रेडेंशियल्स हैं, पूरे वर्ल्ड में इंडिया को लार्जेस्ट फेडरल डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है। इन क्रेडेंशियल्स का यूज इंडिया म्यांमार के अंदर कर सकता है और म्यांमार को इन्फ्लुएंस कर सकता है। म्यांमार्स प्रो डेमोक्रेसी पॉलिटिकल एलिट्स एंड सिविल सोसाइटी हैव लुक्ड अप टू इंडिया एज अ मॉडल ऑफ फेडरल डेमोक्रेटिक यूनियन विद अ वेल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बिटवीन द सेंटर एंड द वेरियस स्टेट। म्यांमार के अंदर जो प्रो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल एलिट्स हैं, सिविल सोसाइटी हैं, वो इंडिया की तरफ लुकअप कर रहे हैं बिकॉज इंडिया के अंदर फेडरल डेमोक्रेटिक मॉडल है और स्टेट और सेंटर के बीच में जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है वो बहुत ही वेल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है। यही वजह है कि म्यांमार के प्रो डेमोक्रेसी पॉलिटिकल एलिट्स एंड सिविल सोसाइटी आज इंडिया की तरफ देख रही हैं और इंडिया को भी अपने इन क्रेडेंशियल का यूज म्यांमार के अंदर करना चाहिए। सेकंड, इंडिया नीड्स टू इमीडिएटली होल्ड ऑल वेपन सेल्स टू द म्यांमार मिलिट्री। म्यांमार मिलिट्री के लिए इंडिया बहुत सारे वेपन्स सेल कर रहा है, इमीडिएटली इन्हें हमें होल्ड करना होगा। Indian state-owned military hardware manufacturers have sold a range of non-lethal and semi-lethal equipment to the जनता since the 2021 coup। 2021 coup के बाद इंडियन स्टेट-owned military hardware manufacturer वहाँ की मिलिट्री को नॉन लीथल एंड सेमी लीथल इक्विपमेंट सोल्ड कर रहे हैं।
Indian Air Force transferred a bag of 52 items including navigation and communication parts to its Myanmar counterpart. इंडियन एयरफोर्स ने 52 आइटम्स का पैकेज म्यांमार को ट्रांसफ़र किया है, स्पेशली नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन पार्ट्स वहाँ पर ट्रांसफ़र किए हैं. India needs to immediately put a stop to these as the Myanmar military continues to use all the three services, the army, air force and navy, to attack non-combatant civilian using imprecise lethal tactics. इंडिया को इन सभी ट्रेड्स को स्टॉप करना होगा बिकॉज म्यांमार की जो मिलिट्री है वो आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी का यूज करके वहाँ की सिविलियन के खिलाफ अटैक कर रहे हैं. थर्ड, इंडिया नीड्स टू इमीडिएटली ओपन क्रॉस बॉर्डर ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स टू हेल्प सिविलियंस अफेक्टेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट अलोंग 3 बॉर्डर प्रोविंसेस संगाई रीजन, चिन स्टेट एंड नॉर्थर्न रखान स्टेट. इंडिया को चाहिए कि वो क्रॉस बॉर्डर ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर सिविलियंस के लिए इस्टेब्लिश करें, स्पेशली संगंग रीजन, चिन स्टेट एंड नॉर्थर्न रखान स्टेट के अंदर जो भी माइग्रेंट पीपल हैं या जो भी इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर इस्टेब्लिश करें. फोर्थ, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली होल्ड द डिटेंशन एंड डिपोर्टेशन ऑफ द एसिलम सीकर्स फ्रॉम म्यांमार. म्यांमार से जो भी एसिलम सीकर आए हैं, इंडियन गवर्नमेंट इनके डिटेंशन और डिपोर्टेशन को इमीडिएटली होल्ड करे. दिस इज स्पेशली सो इन द केस ऑफ मणिपुर वेयर द गवर्नमेंट हैज सो फार डिपोर्टेड 150 एसिलम सीकर्स टू म्यांमार. मणिपुर के अंदर मणिपुर गवर्नमेंट ने अबाउट 115 एसिलम सीकर्स को डिपोर्ट किया है. इस तरह की एक्टिविटीज को बंद करना होगा. These are people who entered India not because they wanted to or with mal intent, but because they were forced to. ऐसा इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ये जो पीपल इंडिया में एंटर किए हैं ये एंटर किए नहीं बल्कि इन्हें एंटर करने के लिए मजबूर किया गया है. इनका कोई मेल इंटेंट नहीं है और इन्हें फोर्स किया गया है. कंक्लूजन, विद पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन बांग्लादेश एंड सिविल वॉर इन म्यांमार, द प्रोस्पेक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इनहांस्ड एक्सटर्नल इकोनॉमिक एंगेजमेंट इज डिम एट द मोमेंट. बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है एंड म्यांमार के अंदर सिविल वॉर है. इस वजह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो एक्सटर्नल इकोनॉमिक एंगेजमेंट को इन्हांस करने का जो प्रोस्पेक्ट है वो डिम हो रहा है. देयरफॉर द इंडियन गवर्नमेंट विल हैव टू स्पेंड मोर रिसोर्सेज टू मेंटेन इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रीजन. इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स पर स्पेंड करना होगा. लॉन्ग टर्म बॉर्डर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया शुड बी इंक्रीज इकोनॉमिक इंटरेक्शंस विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. इंडिया को चाहिए कि वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बॉर्डर मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकाले सो दैट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक इंटरेक्शंस को इंक्रीज किया जा सके.